अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी स्टैट्स स्टूडियो। आज हम समझेंगे इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। एसपीएसएस में हम इसे किस तरह निकालेंगे? ये मेरे पास एक डेटा है 22 स्टूडेंट्स का, जिनको दो रेटर्स ने रेट किया है, रेटर 1 ने और रेटर 2 ने। तो हम देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों रेटर्स की इंटर रेटर रिलायबिलिटी कितनी है। तो इसके लिए हम जाएंगे एनालाइज में, स्केल में, यहाँ से हम जाएंगे रिलायबिलिटी एनालिसिस में, और इसके बाद इसको हम एक दफ़ा रीसेट करेंगे। उसके बाद हम रेटर 1 और रेटर 2 को लेकर आएंगे आइटम व्यू में। अच्छा, ये जो एसपीसीएस का वर्जन है ये 27 है, तो मे बी कि अगर आपके पास एसपीसीएस का वर्जन अगर 20 है या 19 है, तो इसमें इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जो आपके वेरिएबल्स हैं वो सेम रहने हैं, आपका जो पॉपअप विंडो है वो सेम रहेगा। थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज हो सकता है, लेकिन चीज़ें सारी मौजूद हैं, फीचर्स उसके अंदर भी सारे मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, उसको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम जाएँगे, यहाँ से हम मॉडल अल्फ़ा ही चूज़ करेंगे, ठीक है? इसको अल्फ़ा पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हुआ हुआ है, इसको आपने यही रहने देना है। आपने फिर जाना है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और यहाँ से आपने अगर मीन्स लेने हैं, कुछ समरीज़ आपको चाहिए तो आप उस पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी एज़ सच नीड नहीं है इस सारी चीज़ों की। यहाँ से आप आ जाएँगे इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे। बेसिकली जो इसको मेजर करने का तरीका है इंटर रेटर रिलायबिलिटी को, वो इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही है, ठीक है? इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप लेंगे टू वे मिक्स्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर टू वे मिक्स्ड है, टू वे रैंडम है एंड वन वे रैंडम है। इसमें डिफरेंस क्या है? जो टू वे मिक्स्ड है उसका मतलब ये है कि मेरे जो दो रेटर्स हैं, रेटर 1 एंड रेटर 2, ये दोनों रेटर्स फिक्स हैं, ठीक है? मतलब ये है कि अगर इस स्टूडेंट को डॉक्टर जॉन ने रेट किया है, ठीक है? तो इसको भी डॉक्टर जॉन ने ही रेट किया है। एक डॉक्टर जॉन है, ठीक है? एक डॉक्टर माइकल है, लेट्स सपोज। तो डॉक्टर जॉन और डॉक्टर माइकल दोनों फिक्स हैं मेरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसलिए मैं इसे टू वे मिक्स्ड ही लूंगी। लेकिन अगर आपका लेट्स सपोज कि एक बहुत बड़ा पोल है, ठीक है? उसके अंदर से आपने रेटर्स जो है वो रैंडमली उठाए। अ, आपके पास तकरीबन 20 डॉक्टर्स हैं, ठीक है? या 20 टीचर्स हैं, उसके अंदर से आपने 2 रैंडमली सिलेक्ट कर लिए हैं, रैंडम सैंपल के ज़रिए, तो फिर आप टू वे रैंडम लेंगे। लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा पूल नहीं था, मेरे पास 2 डॉक्टर्स फिक्स थे, तो इसलिए मैं टू वे मिक्स्ड लूँगी। अच्छा, वन वे रैंडम क्या है? वन वे रैंडम ये है कि ये जो 2 रेटर्स हैं, ये भी बार-बार चेंज हों। ये आपस में भी फिक्स ना हो, बल्कि जैसे कि लेट्स सपोज़ कि स्टूडेंट 1 को अगर डॉक्टर जॉन ने रेट किया है, तो 2 को डॉक्टर माइकल कर दें, 3 को कोई और डॉक्टर कर दे, ठीक है? फिर 9वें को फिर डॉक्टर जॉन रिपोर्ट कर दें या रेट कर दें, ठीक है? तो मीन्स ये है कि ये रेटर्स आपस में वेरी करते रहें बार-बार, वन वे रैंडम में ये। टू वे रैंडम में ये है कि बहुत बड़े लार्ज पूल से 2 रेटर्स को रैंडमली सेलेक्ट किया हो गया हो। और टू वे मिक्स का मतलब ये कि दोनों रेटर्स फिक्स हो। तो मेरे केस के अंदर दोनों रेटर्स फिक्स हैं, इसलिए मैं टू वे मिक्स्ड यहाँ से चूज करूंगी। अब हम आते हैं टाइप के ऊपर। टाइप हमने ले ली कंसिस्टेंसी। इसको भी समझते हैं कि कंसिस्टेंसी में और एब्सोल्यूट एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है। मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं अभी फिलहाल एक्सेल की एक फाइल खोल लेती हूँ, ठीक है? यहाँ पर हम एक डाटा बनाकर समझते हैं कि इसका फर्क क्या होता है। लेट्स सपोज कि आपके पास रेटर 1 है, ठीक है, एंड रेटर 2 है। और आपके पास जो स्टूडेंट हैं वो है आईडी 1 से लेकर जो है वो तकरीबन आपके पास 22 मौजूद हैं, ठीक है? हम यहाँ पे पूरे 22 नहीं लेते, अभी हम फिलहाल समझने के लिए सिर्फ 10 तक ले लेते हैं। अब जो यहाँ पर देखें, दो चीजें हैं, एक है कंसिस्टेंसी और एक है एब्सोल्यूट एग्रीमेंट, ठीक है? पहले हम समझते हैं एब्सोल्यूट एग्रीमेंट को कि वो क्या होता है। लेट सपोज कि रेटर 1 ने इसको 7 मार्क्स दिए हैं, तो रेटर 2 ने भी इसको 7 मार्क्स ही दिए हैं, ठीक है? इस तरह से दूसरे स्टूडेंट को रेटर 1 ने 8 दिए हैं, तो रेटर 2 ने भी 8 ही दिए हैं, ठीक हो गया? इस तरह से जो तीसरा स्टूडेंट है उसको रेटर 1 ने 6 दिए हैं, दूसरे ने भी इसको 6 ही दिए हैं। तो इस तरह से मैं कहूंगी कि अगर ये कॉलम सेम है, ठीक है, तो इसका नीचे वाला कॉलम भी सेम है। मतलब ये कि रेटर 1 ने जो मार्क्स दिए हैं एग्जैक्टली वही मार्क्स रेटर 2 ने भी दिए हैं हर स्टूडेंट को। ये कहलाता है एब्सोल्यूट एग्रीमेंट। ठीक हो गया जी? ये जो एब्सोल्यूट एग्रीमेंट है ये कहलाता है कि एग्जैक्ट द सेम नंबर। लेकिन अगर लेट सपोज कि मैं ये कहती हूँ रेटर 1 ने इसको यहाँ पे मार्क्स दिए हैं 6, ठीक है, स्टूडेंट 1 को, और 2 को दिए हैं 8 मार्क्स, ठीक है, और 3 को दिए हैं इसने 10 मार्क्स। अब देखिए इसने
पहले स्टूडेंट को कम दिए हैं, दूसरे को ज़्यादा दिए हैं, तीसरे को उससे भी ज़्यादा दिए हैं, ठीक है? फिर चौथे को इसने सबसे कम दिए हैं इन चारों में, मतलब ये कि इन चारों में। इसको ज़रा मैं सीधा कर लूँ पहले 1 मिनट, ताकि आपको ज़रा क्लियर ये नज़र आए। ठीक हो गया। अब रेटर 2 ने क्या किया, रेटर 2 ने जो है वो इसको दिया है जी 4 मार्क्स, ठीक है? इसको इसने दे दिया है जी 6 मार्क्स, ठीक है? और इसको इसने कर दिया है 7 मार्क्स लेट्स सपोज, ठीक है? और इसको इसने दिया है 2 मार्क्स। देखिए इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर हम इसको देखें तो मतलब इसने वन को स्टूडेंट वन को जो है वो 6 मार्क्स दिए हैं, ठीक है? दूसरे को उससे ज्यादा दिए हैं, तीसरे को उससे ज्यादा दिए हैं। तो रेटेड टू का भी पैटर्न वही है, इसने स्टूडेंट वन को कम मार्क्स दिए हैं, टू को उससे ज्यादा दिए हैं और थर्ड को उससे भी ज्यादा दिए हैं। इस तरह से रेटेड वन ने चौथे बच्चे को सबसे कम मार्क्स दे दिए इन चारों के अंदर। तो रेटेड टू ने भी चौथे को सबसे कम मार्क्स दिए इन चारों के अंदर, ठीक है? नंबर सेम नहीं है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, ये जो पैटर्न है, अगर हम इसको लाइन ग्राफ से भी देखें ना, तो आपके पास मैं इसको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ठीक है? ये देखें पैटर्न जो बन रहा है ना, ग्राफ का पैटर्न वो सेम बन रहा है, ठीक है? तो इस ये होती है कंसिस्टेंसी कि एब्सोल्यूट एग्रीमेंट नहीं है, नंबर चेंज है लेटर्स के, लेकिन क्या है कि पैटर्न सेम है। जब पैटर्न सेम होता है तो हम फिर लेते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है? जब हम पैटर्न को चेक कर रहे होते हैं तो एब्सोल्यूट एग्रीमेंट हम इसलिए नहीं चेक करते क्योंकि एब्सोल्यूट एग्रीमेंट को चेक करना लॉजिकल इसलिए नहीं होता कि आप इतना एब्सोल्यूट एग्रीमेंट आपको चेक करने की नीड नहीं होती है, ठीक है? तो यूजुअली हम पैटर्न या कंसिस्टेंसी ही चेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी को चूज करेंगे और 95% कॉन्फिडेंस लेवल हम यहाँ पर लेंगे। अगर आप जिस पे भी काम करें, थीसिस में यूजुअली 95% ही ले रहे होते हैं, ठीक है? और टेस्ट वैल्यू हमारी 0 रहेगी, इसको आपने कर देना है कंटिन्यू। और यहाँ से आके आपका मॉडल अल्फा चूज हुआ हुआ है, ठीक है? और यहाँ से भी आपने ओके कर देना है इसको। ये आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है? ये क्रोनबैक अल्फा की वैल्यू आ गई, इसको हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिलहाल अभी हम देखते हैं इसका मीन ये आ रहा है, ठीक है? मिनिमम ये आ रहा है, मैक्सिमम ये आ रहा है आइटम्स का। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब देखिए ये जो बॉक्स है इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, ये हमारे काम का बॉक्स है, ठीक है? इसमें आप देखें अगर, तो जो आपका एवरेज मेजर है हम उसको लेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो मेजर्स आते हैं, सिंगल मेजर्स और एवरेज मेजर्स। एवरेज मेजर्स को हम क्यों लेते हैं कि हम बेसिकली दो रेटर्स की जो है वो एक एवरेज रिलायबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। हम अगर सिंगल रेटर की करेंगे तो हम ऊपर वाले को लेंगे, लेकिन सिंगल की हमें नीड नहीं करने की, क्योंकि बेसिकली हम दो रेटर्स को लेके काम कर रहे हैं। तो हम दो रेटर्स का जो एवरेज मेजर है वो उसको हम देखेंगे, ठीक है? तो ये इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो है वो वैल्यू है 0.957। अब 0.957 जो हम बताती है कि जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर इसकी भी वैल्यू क्रोनबैक अल्फा की तरह 0 से 1 के बीच में लाई करती है, बल्कि 0 से 1 नहीं, 0 से 0.99 समथिंग, ठीक है? तो उसके अंदर अगर आपकी वैल्यू 0.7 है तो वो एक्सेप्टेबल होती है, 0.7 से अगर कम है तो बहुत वीक होती है, 0.8 है तो गुड है, और अगर 0.9 समथिंग है तो वो आपकी बहुत एक्सीलेंट वैल्यू है। तो उसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको इंटरप्रेट करें इस रिजल्ट को, तो मतलब ये होगा कि जो हमारी इंटर रेटर रिलायबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे दोनों रेटर्स हैं उनके आपस का जो पैटर्न है, जो कंसिस्टेंसी है वो सेम है, ठीक है? तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि रेटर वन ने बहुत हाई मार्क्स दे दिए, रेटर टू ने बहुत कम मार्क्स दिए हैं, या रेटर टू ने जिस बच्चे को हाई दिए हैं, रेटर वन ने उसको बहुत कम दिए हैं। आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है इन दोनों के, तो इन दोनों का पैटर्न सेम है, कंसिस्टेंसी सेम है। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो 0.957 जिसकी वैल्यू है बहुत अच्छी वैल्यू है। तो बस इस तरह से हम इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट को जब इंटरप्रेट करते हैं। बाकी इसका ये लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, ये आप रिपोर्ट करना चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं। पी वैल्यू की भी इसमें ऐसा नीड नहीं होती रिपोर्ट करने की, क्योंकि इसमें इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की अपनी वैल्यू ही जो इनफ होती है इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये था आज हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।